हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी से क्या लिंक है। अगर ये बात हमें समझ में नहीं आती है तो शायद हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे और कुछ गलत करते रहेंगे। तो इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है, हमें इस चीज़ को समझना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी स्टॉक का नाम लेता हूं तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे ठीक 5 o'clock एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, इस ओवरऑल स्टॉक मार्केट को समझ सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो जहां तक ये पॉइंट आता है कि हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी से कितना लिंक है, तो देखो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एक होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। मींस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म उसे कहते हैं जो इंट्राडे होते हैं या फिर एफएनडो वाले होते हैं, या फिर एफएनडो में भी जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, जो रोल ओवर करने वाले होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इंट्राडे, सेम डे, नेक्स्ट डे और मुश्किल से मींस विद इन 1 वीक जो लोग काम करते हैं उनको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कहते हैं। और जो 1 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक, 7 मंथ्स तक, 8 मंथ्स तक काम करते हैं उसको हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। कि हमने बाय किया, होल्ड किया, 20%, 15%, 30% के आसपास गेन आएगा, वहां से निकलेंगे, तो उसको स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। और थर्ड होता है फिर इन्वेस्टर्स। तो यहां पर इन्वेस्टर्स की जो डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से जो 1 साल से ज्यादा का जिनका टाइम पीरियड होता है उन्हीं को इन्वेस्टर्स कहना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टर कहना उनको भी गलत होता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का मतलब होता है कि बिजनेस के बेस पर हम किसी बिजनेस को सिलेक्ट करें, सस्ते प्राइस पर खरीदें और लाइफ टाइम के लिए रख लें। जैसे जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी ने काफी सारी कंपनीज में अपनी होल्डिंग बनाई हुई है जो बहुत पहले ली थी, लेकिन अभी तक का एज इट इज उनको मेंटेन किया हुआ है। और जिस तरीके से वारेन बफेट जी ने अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन किया हुआ है कि अच्छी कंपनीज को सस्ते प्राइस पर खरीदो एंड लाइफ टाइम के लिए रख लो। तो यहां पर बेसिकली 4 काइंड्स हो गए। वन इज द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर, सेकंड इज द मिड टर्म ट्रेडर मींस द स्विंग ट्रेडर, एंड थर्ड वन इज द लॉन्ग टर्म ट्रेडर मींस 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, 1.5 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर्स। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं और उसके आगे जो जाते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहां पर इकोनॉमी जो इंपैक्ट करती है कि इकोनॉमी कैसा करेगी आने वाले टाइम में, ये सिर्फ 2 कैटेगरीज को यहां पर अफेक्ट करती है। फर्स्ट 2 को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ लास्ट 2 को करती है। मींस इन्वेस्टर्स को करती है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को करती है। लेकिन जहां तक स्विंग ट्रेडर्स की बात है एंड स्विंग ट्रेडर्स के साथ में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात है, उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको करना क्या है, मॉर्निंग में खरीदा है शाम को बेचना है, मॉर्निंग में बेचा है शाम को खरीदना है। तो एक दिन में इकोनॉमी चाहे अच्छा करे या बेकार करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन के इकोनॉमी के कभी ना तो कोई डेटा आते हैं और ना ही उसका कुछ रिजल्ट होता है और ना ही जीडीपी के नंबर्स का कुछ ऐसा इंपैक्ट होता है और ना ही डेली बेसिस पर जीडीपी के नंबर्स आते हैं। तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स को तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बात आती है यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी रोल ओवर करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। वो नंबर मेरे ख्याल से 1% से भी कम है। और जब 99% यहां पर मेजॉरिटी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाली, वो वीकली बेसिस पर है या फिर मैक्सिमम एक्सपायरी तक जाने की है। और मैक्सिमम एक्सपायरी में भी मैक्सिमम 30 डेज तब हो सकते हैं जब न्यू सीरीज में फर्स्ट डे ही हम किसी पोजीशन को बना लें। तो वो लोग भी यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में ही आते हैं और उनके ऊपर भी इकोनॉमी का कोई इंपैक्ट नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरबीआई ने रेट कम किए, ज्यादा किए, या फिर यहां पर ग्रोथ के नंबर्स कैसे आए। एक दिन मार्केट नीचे आएगी, अगले दिन वापस से ठीक हो जाएगी। जब भी इवेंट के बेस पर मार्केट ऊपर या नीचे जाती है ना, वो वापस से नॉर्मल होनी ही होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। और इस पर्टिकुलर लाइन को याद इसलिए रखना क्योंकि अगर कभी आपने कोई पोजीशन बनाई और इकोनॉमी का कोई डेटा आने की वजह से अगर शार्प नीचे या ऊपर चली गई, तो उस टाइम पर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट के साथ में मींस लॉस पर कभी भी पोजीशन को मत काटना, क्योंकि वो वापस से ठीक होनी ही होनी है। कभी भी इकोनॉमी के नंबर्स जब शार्प अपसाइड या नीचे ले जाते हैं स्टॉक के प्राइसेस को, तो वापस से नॉर्मल होते ही हैं। तो यहां पर शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म को फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको फर्क पड़ता है। उनको क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि जब हम 6 मंथ से ज्यादा पर पीरियड पर काम कर रहे होते हैं, 1 साल के लिए काम कर रहे होते हैं, 2 साल के लिए काम कर रहे होते हैं, वहां पर कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस चीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन
लेकिन जब यहां पर हम इकोनॉमी को यहां पर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में या फिर 2 इयर्स में या 6 मंथ्स में, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि इकोनॉमी का मतलब ओवरऑल कभी नहीं होता। और जब जीडीपी के नंबर्स भी आते हैं उसमें भी अलग अलग बाइफर्केशंस होती हैं कि आईटी सर्विस सेक्टर ने कैसा किया और यहां पर एग्रीकल्चर ने कैसा किया, मैन्युफैक्चरिंग ने कैसा किया, मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेंस ने कैसा किया, यहां पर टेक्सटाइल ने कैसा किया, लेदर ने कैसे किया, शुगर ने कैसा किया, या फिर यहां पर जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कैपिटल गुड्स मेकर्स हैं, उन्होंने कैसा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स ने कैसा किया, या फिर एफएमसीजी ने कैसा किया, फार्मा ने कैसा किया। ये सारी अलग अलग चीजें हैं एक ही टाइम पर। जब सपोज एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रही होगी, हो सकता है उस टाइम पर आईटी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हो, वहां पर उस टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओवरऑल जीडीपी के नंबर्स आए हैं वो तो अच्छे आए हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल के नंबर्स अच्छे नहीं आए। तो ऑटोमोबाइल में हमने क्या, हमारी पोजीशन ज्यादा बनी हुई थी अगर सपोज, तो उस केस में क्या होगा कि यार यहां पर जीडीपी के नंबर्स तो अच्छे आए लेकिन अपने शेयर्स नहीं चले। तो इकोनॉमी का लेना देना है या कुछ नहीं है? इकोनॉमी का लेना देना है। इकोनॉमी को कभी भी हमें एज ए होल नहीं देखना चाहिए, इकोनॉमी को हमेशा सेक्टर वाइज देखना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में इकोनॉमी की बात नहीं करता, इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता, मैं वहां पर बिजनेस की बात करता हूं। क्योंकि जब बिजनेस है ना, जो मैं बिजनेस की बात करता हूं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स ही तो है, वो इकोनॉमी को समझना ही तो है। लेकिन इकोनॉमी को एज ए इंडिया की इकोनॉमी समझने के बदले जिस पर्टिकुलर स्टॉक को हम खरीदने या बेचने की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड बिजनेस को यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत बेकार भी कर सकती है, लेकिन ना कुछ शेयर्स ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे पेंडेमिक का टाइम आया था, पेंडेमिक में आपको अगर याद हो जिस टाइम पर निफ्टी 7500 8000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पर एफएमसीजी वाज मेकिंग लाइफ टाइम हाई, एफएमसीजी लाइफ टाइम हाई पर था। उसके कुछ ही टाइम बाद फार्मा लाइफ टाइम हाई पर था, उसके कुछ ही टाइम बाद आईटी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पर थी। लेकिन जब वापस से यहां से रिकवरी होनी शुरू हुई तब से लेकर अब तक जो एफएमसीजी सेक्टर है उसने बहुत अच्छा नहीं किया। आईटी अच्छा कर रही है उसके बाद भी, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी वहां से लगातार बढ़ती गई है, हां वहां पर, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं उनमें लगातार रैली है। तो कभी भी इकोनॉमिक्स को समझना है तो सेक्टर वाइज समझना है, बिजनेस वाइज समझना है, एक अलग अलग ग्रुप में बांट कर रखो और सारे ग्रुप्स को समझने की कोशिश करो। गूगल पे सर्च करना शुरू करो इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, इंडिविजुअल बिजनेसेस को लेकर, उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन को लेकर कि वेस्टर्न कंट्रीज में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है और इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन किसी सेक्टर की कितनी है, किसी प्रोडक्ट की कितनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में पर 1000 पीपल ऑलमोस्ट 22 कार्स हैं, जबकि यूएस में ये नंबर 980 है। तो आने वाले टाइम में कितना स्कोप है समझ में आएगा। और जब कार मैन्युफैक्चरिंग यहां से बढ़ेगी तो यहां पर दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो नंबर ऑफ कार्स बढ़ेंगी, एक जो साइज ऑफ द कार है ना वो भी ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार 800 सीसी की कार से बिकती रहेंगी, 2000 सीसी की कार्स एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। जैसे अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे तो 20 लाख के आसपास की जितनी भी कार्स आती हैं, जो एसयूवीज हैं वो 1800 सीसी, 2000 सीसी, 2500 सीसी इस रेंज में आ जाती हैं। तो यहां पर चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। उसी को लेकर चलते हुए सबके इंश्योरेंस बढ़ेंगे, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बढ़ेंगी, उसके साथ में जो स्टील सेक्टर है, जो रिफाइंड स्टील सेक्टर है वो बढ़ेगा, उसके साथ में टायर कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा, बैटरी बिजनेसेस बढ़ेंगे, उसके साथ में जब न्यू फैक्ट्रीज लगेंगी तो आसपास स्कूल्स बढ़ेंगे। तो एक चेन रिएक्शन होता है, ये लगातार एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि लगातार चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े या एक दूसरे से इंपैक्ट होते हुए गिर जाएं। तो बिजनेस को समझना है, इकोनॉमिक्स को समझने की एज ए होल जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स को पार्ट्स में बांटकर समझने को ही बिजनेस एनालिसिस कहते हैं, जो मैं सबसे पहले समझाता हूं। तो ये क्लैरिटी सबके लिए जरूरी थी। नेक्स्ट टाइम जब भी जीडीपी के नंबर्स आए तो उससे परेशान मत होना, उन जीडीपी के नंबर्स में कौन सी इंडस्ट्री के नंबर्स अच्छे आए ये देखना। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।